ठीक है जनाब, आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी। अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या मुराद है? हम पहले आते हैं FA1। ठीक है। जो FA1 है, इसका मतलब क्या है? F का मतलब है फाइनेंशियल। ठीक है। और A का मतलब है अकाउंटिंग। अब ये तो हो गई भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी फॉर्म। लेकिन मतलब क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? एनी आइडिया? कुछ भी नहीं। अकाउंटिंग के बारे में हल्की फुल्की भी नॉलेज नहीं है। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करते हैं तीन चीज। फाइनेंशियल क्या होता है? प्रॉफिट लॉस मनी इनटेक और जो करेंसी से रिलेटेड होता है। जो करेंसी से रिलेटेड होता है। एग्जैक्टली exactly. फाइनेंस का मतलब आप कह सकते हो जो मॉनेटरी टर्म्स में जिसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है जनाब? अब देखें, आपके पास रिजल्ट आया होगा, है ना? किसके साथ पता चला आपका इंटर या मेडिकल का रिजल्ट? जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड ईयर या फिर इससे पहले जाओ, मैट्रिक का आया। कैसे पता चला आपकी कितनी परसेंटेज आई, कितने टोटल मार्क्स आए, कैसे पता चला? ऊपर वाला वो स्प्रेडशीट बनाया था, उस पर वो बनाया हुआ टेबल बनी हुई थी, उससे पता चला था मेरे से। इन शॉर्ट आपको रिपोर्ट से पता चला, सही। है ना? देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद ही क्या है? रिपोर्ट्स बनाना। कुछ बिजनेस की रिपोर्ट्स होती हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं? आपकी रिपोर्ट कैसे बनी थी? वो डायरेक्टली सोचते हुए टीचर ने तो नहीं बना दी होगी कि भाई आपको सोचा, देखा, सोचा और बन गई, ऐसा नहीं है। क्या करा होगा उन्होंने? सबसे पहले आपसे एग्जाम कंडक्ट करवाया होगा। एग्जाम हुआ आपका, फिर चेकिंग हुई होगी। चेकिंग के बाद जितने मार्क्स आए वो रिकॉर्ड हुए होंगे। अब इस्लाम मैथ इंग्लिश जितने भी हैं उनको उन सब्जेक्ट के हिसाब से देखा गया, उन टीचर्स ने देखा होगा। ठीक है, कि किसके ज्यादा आए, किसके कम आए, किसके एवरेज है, किसके बिलो एवरेज हैं। तमाम मार्क्स की सबसे पहले रिकॉर्डिंग हुई। फिर क्या हो गया? आपने हर एक के देखे कि किसके इंग्लिश में ज्यादा है, किसके उर्दू में ज्यादा है, किसके मैथ्स में ज्यादा है, किसके बायो में ज्यादा है। उसके बाद फिर उसको इंटरप्रिटेट करा गया कि भाई फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है। हम स्टार्ट से एंड तक गए होंगे। ऐसा ही है। सेम इसी तरह से बिजनेस भी क्या होता है? अब इसके बारे में कैसे पता चलता है? रिपोर्ट्स के जरिए। अब ये रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं? रिकॉर्डिंग से। हम बिजनेस में रिकॉर्डिंग करना सीखते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, आपने कहा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है? जिसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो, जो मॉनेटरी टर्म्स में इंक्लूड करी जाए। ठीक है। आपने सेल करा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। सही है। आपने परचेज करा, कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। आपके जो CEO है एग्जाम्पल के तौर पे, देखो, है तो हमारे बिजनेस का सासा, लेकिन क्या अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हैं या अल्लाह ना करे इंतकाल हो जाता है, तो क्या इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है? नहीं। ठीक है। तो हम बिजनेस में किन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं? लॉस हम देखें तो वो भी है ना? ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके लॉयल एम्प्लॉयज हैं, या फिर जो ऐसे असासे हैं जिनकी वजह से बिजनेस ने ग्रोथ अचीव करी है ना, तो वो बिजनेस के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो छोड़ के जाते हैं या अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, वो क्या है? बिजनेस के लिए है तो एक तरह का लॉस। लेकिन लॉस की भी हमने देखा, एक फाइनेंशियल है और एक नॉन फाइनेंशियल है। तो जो नॉन फाइनेंशियल है वो इवेंट है। और जो आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट डाल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, वो क्या है आपके पास? आपके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के तौर पे। हम बिजनेस में किसको रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्लियर है? रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं आप बिजनेस में? रिकॉर्डिंग के, जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो उसके प्रिंसिपल सीखते हो। ठीक है। उस प्रिंसिपल के तहत आप रिकॉर्ड करना सीखते हो। देखो, बिजनेस में आपकी जो मैं पहले लिख देती हूँ, फिर ये डेफिनेशन नॉर्मली आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन हमें सिर्फ डेफिनेशन को रटना नहीं है, हमें समझना है। क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है जनाब। क्लासिफाइंग
क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की ही क्या करेंगे भाई, रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्ड, आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट के जरिए दिखाओगे। ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन आपके पास प्रॉफिट भी हो सकती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं। इन फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है इनको रिपोर्ट में डालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है। हमने देखा था कि भाई आपके पास स्कूल में जब थे, कॉलेज में जब आए, या छोटी क्लास में जब थे, मार्क्स की रिकॉर्डिंग कैसे, आपसे टेस्ट लिया गया, आपसे पेपर कंडक्ट कराया गया, तो फिर उन्होंने रिकॉर्ड करे आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ जितने भी आए थे। यहाँ कैसे रिकॉर्ड होगा, बेसिक प्रिंसिपल आपने सीखने होते हैं, डेबिट क्रेडिट रूल होता है वो सीखना होता है। ठीक है। फिर उसके तहत आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो कैश को, एक्सपेंसेस को। ठीक है। आप लाइबिलिटीज को, अब ये क्या है हम सीखेंगे, रिकॉर्ड कर लेते हो। रिकॉर्ड करने के बाद हम उनकी क्लासेस में डाल देते हैं। जैसे हमने देखा था सब्जेक्ट वाइज आप चेक कर रहे होते हो, यहाँ क्या है, आपके पास कुछ क्लासेस है। अब वो क्लासेस किस तरह से बनी, आपके पास हेड्स ऑफ अकाउंट या 5 फाइनेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू। ठीक है। ये हम तमाम चीजें पढ़ेंगे तब फिर समझेंगे कि भाई कैसे क्लासेस कैसे बनी है। उनमें आप डाल देते हो। इन शॉर्ट आपने बिजनेस में जितनी ट्रांजैक्शन करी, अब ट्रांजैक्शन किस किस एतबार से हो सकती हैं, बिजनेस में मल्टीपल तरीकों से आपके पास ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। आपने सेल करा, ट्रांजैक्शन है। आपने परचेज करे, गुड्स, ट्रांजैक्शन है। आपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी, ये भी ट्रांजैक्शन है। आपके पास बिल आ रहा है, एक्सपेंस हो चुका है, भले आपने पेमेंट करी नहीं करी, आपकी ये ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड होनी है। ठीक है। आपने सेल करने की वजह से कुछ अर्न करा, वो आपकी ट्रांजैक्शन है। बेशुमार आपके पास आई, उसमें से मैं एक ऐसी चीज को, क्योंकि आप कैश को ज्यादा अच्छे से जानते हो, तो आपने क्या करा, कैश है, रिकॉर्ड करा, कितना आया कितना गया, यानी आपने उसके लिए एक क्लास बना दी। क्लास हमारे सामने लेजर के तौर पर आई। लेजर आपके पास आता है, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगी बाद में। समझ लें एक क्लास बना दी। अब क्लास में कैश से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं वो रख देंगे आप, कि बिजनेस में कैश कितना आया, कितना आया, किस किस रीजन से आया, सेल की वजह से, या किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है, या फिर जो भी रीजन है, और किस किस वजह से बिजनेस के पास से गया। आपने सैलरीज पे करी है, आपने वेजेस पे करी है, आपने कोई टैक्स पे करा है, या फिर आपने कोई और एक्सपेंस करा है। ठीक है। ये तमाम आपने क्या कर दिया, उस क्लास में रख दिया। अब फिर आपने क्या करा होगा, इसके बाद आपने समराइज करा होगा कि भाई बिजनेस के पास फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का कैश आया था, इनफ्लो हुआ था। देन आपने कितनी पेमेंट करी, फॉर एग्जाम्पल आपने 1,50,000 पेमेंट करी है। इतना आपके पास इनफ्लो हुआ था, इतना आपके पास से आउटफ्लो हुआ। आपके पास कितना बैलेंस दिख रहा है, बचता हुआ भाई, ये जो 50,000 है, ये क्या बता रहा है, इतना बैलेंस आपके पास एंड में बच रहा है। अब ये किस तरह से निकल कर आया, ये समराइज करने के तरीके से निकल कर आया। आपने जो क्लास बनाई थी उसमें आपने समरी निकाली, इतना इनफ्लो इतना आउटफ्लो, तो इन द एंड आपके पास ये क्या आया, बैलेंस आया। ये कहलाती है बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये तो सिर्फ एक चीज की निकल कर आई है, कैश की। इस तरह बेशुमार आपके पास चीजें आती हैं, सीएस, एक्सपेंसेस, रिसीवर्स, आपके पास पेबल्स, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये तमाम क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, फिर रिपोर्ट बनाते हो उसकी। ठीक है। अब ये रिपोर्ट आपके पास जो FA1 का लेवल है, इसमें कौन कौन सी आपके पास आएंगी जनाब, आप इसमें रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। इसको नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नाम से जाहिर है कि जितना उस पीरियड में प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ इस स्टेटमेंट से पता चलेगा। दूसरा आपके पास क्या आ रहा है भाई? दूसरी चीज आपके पास क्या आती है? उसका एक नाम तो बैलेंस शीट है, ठीक है। और इसी चीज को क्या कहा जाता है एसीसीए में? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपके FA1 के लेवल पे पूछी जाएंगी, ये आपने बनानी होगी। अब इनसे क्या जाहिर है, ये बनाते क्यों है, रीजन पता है? ताकि एक सिस्टम है, एक मेंटेनेंस है कि आपके चीज़ें अगर रिकॉर्ड करनी होती है तो फिर आपको एक प्रोसेस होता है ना, एक वो होती है क्या कहते हैं उसको, सिस्टम बन जाता है ताकि इजीली रिकॉर्ड कर सकें, इजीली आइडेंटिफाई कर सको। हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह तो है, आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है। देखो, आर्ट ही क्यों कहा गया है इसको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग या जस्ट आपके पास अकाउंटिंग को आर्ट क्यों कहा गया है? कैमरामैन देखा है आपने? अब कैमरामैन जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, जिसको उनकी नॉलेज होती है कि किस एंगल से लेना है, क्लोज शॉट लेना है कि आपने पूरी स्क्रीन दिखानी है, ठीक है, आपने किस तरह से इसको डाइवर्ट करना है, एक सीन से दूसरे सीन पे कैसे आना है, तो ये तमाम चीजें वो कितने माहिर तरीके से करता है। खूबसूरती है, एक मायने आपको देता है, एक मीनिंगफुल अंदाज में वो आपको स्टोरी समझाता है, सही है। तो यही चीज क्या हो रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी इम्प्लीमेंट हो रही है। आर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ एक सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, मेथड्स हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको समझना, जिसको करना सिर्फ अकाउंटेंट को आता है। और अकाउंटेंट ही वो है जो इस चीज को समझ के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है, सही है। हमारा मकसद क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना है ना, इस वजह से आप रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज करते हो। तो बेसिक मकसद आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना है, इस वजह से आप दूसरे काम भी कर रहे हो। देखो, हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं, रीजन क्या है, पर्पस पता है फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने का? खास है। इतना कोई खास नहीं। आपकी फाइनेंशियल सॉरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कह रही हूँ, आपकी रिपोर्ट कार्ड्स ने क्या बताया आपके बारे में? मेरे बारे में क्या बता रहा हम्म। कि मेरे मुझे कितना नॉलेज था, मुझे कितना उसमें किस तरह किन सब जगह में वीक हूँ, किस जगह में मुझे पता है कि हाँ अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, किस जगह से पढ़ाई नहीं की, ये बताता हाँ है। जी, आपकी परफॉर्मेंस दिखाई बेसिकली, है ना। बिजनेस की परफॉर्मेंस, किस, कौन सी परफॉर्मेंस? वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कह रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ दिख रहा है अल्फाज वर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन, कि वो किस पोजीशन पे वो फाइनेंशियली स्टैंड कर रहा है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या दिखा रही है, उसने कैसा परफॉर्म करा फाइनेंशियली? वीक, एवरेज, एक्सीलेंट, सुपर, व्हाट? तो ये फाइनेंशियल पोजीशन ही तो हमारे बिजनेस के बारे में बता रही है। बिजनेस के लिए जो आपकी अकाउंटिंग है ना, इसको कहा जाता है इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या कहा जाता है? इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वाई? लैंग्वेज का क्या मकसद है? बेसिक मकसद लैंग्वेज का क्या है? कम्युनिकेशन, बात को समझाना। तो बिजनेस क्या कहना चाह रहा है, वो समझाना चाह रहा है बिजनेस की अपनी फाइनेंशियल वर्थ क्या है, उसकी हालत कैसी है फाइनेंशियली। तो ये समझाएगा कैसे? अब वो इशारों की लैंग्वेज तो समझा नहीं सकता, है ना। तो उसके लिए बिजनेस की एक लैंग्वेज है। किन के लिए है ये बिजनेस की लैंग्वेज, किसको समझाना चाह रहा है? कस्टमर्स को या हाँ, अपने या अकाउंटेंट्स को या जो एम्प्लॉइज हैं। बेसिकली ये बिजनेस पर्सन्स को समझाना चाह रहा है, ठीक है। बिजनेस पर्सन जो बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं। अब ये बिजनेस पर्सन्स आपके एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, आपके सप्लायर्स भी हो सकते हैं।
दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल, ठीक है, एक होते हैं एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में आपके लिए कस्टमर्स हो गए, जिनसे आप हो रहे हैं, जिनसे लेन देन हो रहा है, जिनका बिजनेस का जो हो डायरेक्टली है वो इंटरनल है, ठीक है। जस्ट लाइक आपके एम्प्लॉयज हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहोगे, जिसका पता हो कि भाई ये कल को नहीं रहेगी, आपको पहले ही पता है सैलरी मिलने वाली नहीं है, दौड़ के भाग जाओगे। दूसरे आपके मैनेजर्स, भाई उसको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, बिजनेस को संभालना है, मैनेज करना है ना बेसिकली। कैसे करेगा वो, डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा, इन इंफॉर्मेशन के तहत फाइनेंशियली जो भी आपके पास पोजीशन बताई जा रही है, किस जगह स्टैंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, वो चीज उसके हिसाब से फिर वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों ही चीजों के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा आपके कस्टमर्स भी आपकी क्रेडिबिलिटी देखकर आते हैं, आपके सप्लायर्स भी। इन केस आपने कोई चीज क्रेडिट पे खरीदनी है, यानी अभी आपने पेमेंट उसकी नहीं करनी, बाद में करनी है, अब वो आप पे ऐसे आंख बंद करके भरोसा तो नहीं करेगा, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि भाई हर कोई आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन सॉरी जानना चाहता है। इसके अलावा एक्सटर्नली सबसे पहले तो गवर्नमेंट आएगी, बहुत कमा रहे हो भाई टैक्स दो, ठीक है, ऑडिटर्स आते हैं आपके पास। या फिर अगर आपकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, तो इन्वेस्टर्स भी आएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद ही यही है। अकाउंटिंग मैंने आपको समझाई, फाइनेंशियल यानी मनी मैनेजमेंट की बात आ जाती है। तो मैंने ये तमाम पूरी स्टोरी जो बताई है अकाउंटिंग के बारे में, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये सारी डेफिनेशन बताई जाती हैं। इसको मैंने बहुत समराइज करके, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको रिलेटिव, आप कह सकते हो रियल लाइफ से रिलेटिव मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो बिजनेस में आपके पास जो अकाउंटिंग है ना, इसको इसी वजह से कहा जाता है कि ये लैंग्वेज है बिजनेस की। क्लियर है? अच्छा जी। फिर आ जाते हैं यहां तक समझने के बाद। अच्छा जी। हमने देखी है कौन सी बुक? F1 ये रही। ठीक है भाई, हम किसको फॉलो करते हैं, बीपीपी को मोस्टली फॉलो करते हैं। अब आपने इसमें क्या करना होगा, आपके पास स्टडी टेक्स्ट आती है जिसमें आपके पास तमाम एक्सप्लेनेशन होती है चैप्टर्स की, और फिर इससे रिलेटेड आपके पास इन द एंड क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम यहीं पे कहते हैं सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये कर लेते हैं, साथ के साथ आपके पास रिवीजन किट भी आती है। रिवीजन किट भी हम बीपीपी की फॉलो करते हैं। तो आपने जो एग्जाम प्रैक्टिस करनी होती है वो किस तरीके से करनी होती है, देखें भाई, आपके पास बीपीपी स्टडी टैक्स है, ठीक है जनाब। इसी तरह से बीपीपी का आपका रिवीजन किट आ जाती है। ये दो सोर्सेस हमारे पास हैं। इसके अलावा आपके आप फॉलो भी कर सकते हो, अगर ये हो जाता है तो आप कैप्लन को भी फॉलो कर सकते हो, ये भी आपके पास बुक होती है, और इसमें भी आपके पास स्टडी टैक्स और रिवीजन किट आ जाता है। तीसरी सोर्स कौन सी है आपके पास, स्टडी हब। आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी है? जब आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हो, एसीसीए के स्टूडेंट बन जाते हो, तो आपके पास एक्सेस आ जाता है स्टडी हब का, ठीक है। तो वहां पे भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाता है, और ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाता है कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें, कितने इनकरेक्ट करें, ठीक है जनाब। ये तो हो गई भाई किस तरह से आपके पास बुक्स आएंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखें भाई, यहाँ मैं कहती हूँ जितने लेक्चर्स हो रहे हैं, जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, यहाँ की नोटबुक आप बनाओ, उसमें जो चीजें समझाई जा रही है, जस्ट लाइक आपको मैंने अभी अकाउंटिंग के बारे में बताया, इसको नोट डाउन करना था आपने। नोट डाउन करने के साथ आपने इसको अपने पास
जो फेयर कॉपी है उसमें करना है। सही है। अब हम जब फॉर एग्जांपल एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं या हाफ कर लेते हैं, आपका काम क्या होना चाहिए? घर जाएं और बुक को रीड करें। बुक में से फिर जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं उसको पॉइंट्स बनाएं। उसको आप कह सकते हो कि पॉइंट बनाने के बाद ना हाईलाइट कर लो हर कलर से। जो इम्पोर्टेंट है, सेमी इम्पोर्टेंट है, ये इस तरह से आप कैटेगरी का रखिए और उसको इस तरह से बना लो। अब ये फायदा क्या करेंगे आपको? एंड टाइम पे पूरा पूरा आपको बुक्स नहीं पढ़नी होगी, जस्ट आपने इतनी जो पॉइंट्स की बातें हैं यहाँ से जो पढ़ा वहां से जो पढ़ा, इस तरह से आपके पास रिवाइज हो जाएगा। तीसरा, आपके पास जब ये साथ साथ करते रहेंगे कि आपने जितनी रिवीजन करी है उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहे। ठीक है। अब जब हमारा टेस्ट खत्म, सॉरी टेस्ट कह रही हूँ, कोर्स कंप्लीट हो जाता है या फिर मिड ऑफ द कोर्स भी मैं समटाइम ऐसा करती हूँ कि साथ साथ टेस्ट ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट कंप्लीट हुआ तो मैंने क्या कर दिया भाई, उसका टेस्ट कंडक्ट करवा लिया। दूसरा पार्ट हुआ, फिर ऐसे। अब ये टाइम ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। सही है। तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो साथ साथ आपके एग्जाम की प्रैक्टिस भी जल्द जल्द हो जाती है। अब इसके लिए आप अपने दिमाग में रखें कि आज कौन सा डे था। फर्स्ट डे था। तारीख क्या है आज? 30 तारीख है। आप दिमाग में रखें कि एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने के बाद मुझे पेपर देना है, तो आप फिर अपना एक वो होता है ना डेडलाइन मीट करोगे, वरना नहीं। ठीक है जनाब। FA1 में आप क्या कर रहे हो? BPP को फॉलो कर रहे हो। हमारे पास इसमें टोटल 17 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। 17 चैप्टर्स आ रहे हैं और इन 17 चैप्टर्स में जो आपको डिवीजन मिलेगी 4 पार्ट्स में मिलेगी। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D। FA1 इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कैसे करना है वो हम देखते हैं। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करना भी है कि नहीं करना, ये तमाम चीज आप सीखोगे। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले आप आ जाओ किस पे, चैप्टर 1। ये हमने देखा है पार्ट A में आपके पास जो चैप्टर्स हैं कितने हैं? 4 हैं। अब अमूमन मैं क्या करवाती हूँ, पार्ट A करवाने के बाद फिर डायरेक्ट पार्ट C पर आ जाती हूँ। क्योंकि आपके जो ये चैप्टर्स 5 हैं ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। जो आपका 12 और 13 है ये एक तरह का चैप्टर है, 14 15 एक तरह का है। और जब इनको सबको मिलाया जाएगा तो उसकी कड़ी जुड़ती है कंट्रोल अकाउंट से, जो शायद अभी आपको नहीं पता हो, फर्स्ट क्लास है ना इस वजह से। ठीक है जनाब। तो ये 5 समझ लो एक तरह की है। इस वजह से मैं A के बाद C पर आ जाती हूँ और पार्ट D में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर है, तो वो हो जाता है। मैं जब टेस्ट लेती हूँ C के साथ D को मर्ज कर देती हूँ। ठीक है। इस तरह से आपके 3 टेस्ट बनेंगे, A, B और C, D। फिर फाइनल जो होता है आपका मॉक आता है। जब सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हर चैप्टर हम अच्छे से कर लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगी, रिवीजन किट उठा के कर लेना। और जैसे ही एक्सेस ले लेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपके पास एक्सेस आ जाएगा स्टडी अप का। वहां से फिर फर्दर आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है जनाब। पार्ट A हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं हमने देख लिया अभी। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उसको क्या करेंगे आप? रिकॉर्ड करोगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में सबसे पहला चैप्टर आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जी। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस में जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भाई बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस मतलब आइडिया पता है, डिफाइन नहीं कर पा रहा मतलब जो भी माइंड में हो। हम अभी रिजल्ट पे नहीं जा रहे बिजनेस कि आपका सही आ रहा है गलत आ रहा है, हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन में आपके पास ओपन एंडेड है। मतलब बिजनेस उस चीज को कहते हैं, मतलब उस प्रोसेस को कहते हैं जो मतलब अपने पैसे बनाने का प्रोसेस जो होता है, यार कैसे बनाते हो पैसे। पैसा बनाने का प्रोसेस है, बहुत सारे लोग के माइंड में यही रहता है कि बिजनेस में आप कुछ भी कर रहे हो वो क्या है, पैसा बनाने के लिए, आपके लिए बिजनेस कहलाएगा।
लेकिन मैं कहती हूँ ये समहाउ सही है, समहाउ गलत है। रीजन क्यों? देखें, बिजनेस में हम, ये तो निकला है वर्ड आपका जो, बिजनेस का वर्ड निकला है भाई वाकई बिजी से। आप इसमें बिजी भी रहते हो। क्यों? क्या करते हो इसमें? आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, ठीक है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज, चाहे वो आप सेलिंग करो, चाहे वो आप ट्रेडिंग करो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करके करो, चाहे वो आप टीचिंग मेरी तरह करके करो, आप कर रहे हो तो बेशुमार एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो तो बिजी रहते हो उसमें। अब मकसद भी क्या होता है भाई? आपने पैसा कमाना यानी प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन ये एक्टिविटीज जो होती है ना बिजनेस में, ये लीगल होती हैं। ये क्या होती हैं भाई? लीगल एक्टिविटीज होती हैं, इलीगल नहीं होती हैं। हम एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? स्मगलिंग, ठीक है। आप उसमें भी काफी हद तक अर्न कर सकते हो और काफी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन क्या वो बिजनेस कहलाएगा? बिजनेस के डेफिनेशन को मीट कर सकेगा? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आप जितनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो वो इलीगल है। अब ये लीगल और इलीगल ये वेरी करता है। क्या करता है भाई? वेरी करता है कंट्री टू कंट्री में। क्यों? वैसे क्यों करता है? हर कंट्री की डिफरेंट होती है ना, लॉज होते हैं। एग्जैक्टली exactly. हर कंट्री के अलग लॉज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाई, बिजनेस हमारा बहुत सारी चीजों का हो रहा है। इसमें से अगर मैं छोटी या बिजनेस कोई छोटा मोटा तो होता नहीं है। हम अगर अपनी रूटीन की लाइफ में देखें, गोश्त हम खाते हैं, है ना, गाय का गोश्त खाते हैं। तो हमारे यहाँ इस चीज का बिजनेस करना कोई मना नहीं होता। हम हर तरह का, चाहे वो फिश हो गई या फिर जो कह सकते हैं आप, गाय का गोश्त हो सकता है, बकरे का, दुम्बे का, हर चीज का, ठीक है, हर एक का खा लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज, अब पहले मैं एग्जांपल दे दी थी कि भाई हमारे यहाँ गाय का गोश्त जो बीफ का है वो हलाल है, सही है, इसके अलावा कोई और करते हैं तो वो हराम है। वो हराम है और इलीगल है। अब भी मैंने कुछ शॉप्स पे देखा है कि वो हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए हैं। तो जो हराम चीजें हैं उनके लिए यहाँ से यहाँ पे ओपन कर दी गई हैं। ठीक है, तो उस चीज पे हम नहीं जाते। हाँ, इसके लिए यहाँ से हमारे पास इंडिया की एग्जांपल आ जाती है कि अगर आप वहाँ पे बीफ की शॉप खोलें और तसव्वुर करें कि आप वहाँ पे शॉपकीपर हैं, और तो फिर आप जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, वहां पे जो चीज हराम है, अब वो उनके रिलीजन पे, तो हम ये नहीं कह सकते भाई इसमें क्या मसला है। उनके रिलीजन के हिसाब से मना चीज है तो वहां इलीगल है। तो ये ठीक है। इस वजह से क्या है भाई, मना है। सेम इसी तरह से दूसरी और भी क्या कह सकते हैं, अल्कोहल है। पहले तो हमारे यहाँ भी नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, यहाँ पाकिस्तान में लीगल और इलीगल का फर्क मिटता जा रहा है। बहरहाल, तो समझाने का मकसद क्या था? देखो, लीगल एक्टिविटीज कानून, उस मुल्क के हिसाब से जो कानून आपके पास हैं उसकी वजह से वेरी कर रही होती हैं। तो बिजनेस में हम तमाम एक्टिविटीज को लीगल नहीं कहते। हर एक एक्टिविटी के तहत आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो नहीं लीगल है, सही है। अब बिजनेस में आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हो, आपके पास टाइप्स काइंड्स हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं भाई? अगर तो आप बना के बेच रहे हो, अगर आपने मैन्युफैक्चर करा, मैन्युफैक्चर करके फिर सेल कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। किसी ने बना बनाया माल खरीदा, जस्ट लाइक आपने अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया होगा लैपटॉप, ठीक है, इसके कीज वगैरह तमाम पार्ट उन्होंने लगाए होंगे, फिर उसको सेल करा होगा। सेल करा किसी शॉप पे करा, शॉपकीपर को करा। और वो शॉपकीपर रिटेलर है, ऑब्वियसली बना बनाया माल खरीदता है और सेल कर देता है। तो जो बना बनाया माल खरीदता है और सेल कर देता है, हम उसको क्या कहते हैं भाई? ट्रेडिंग बिजनेस यानी ट्रेडर कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, जो सर्विसिंग बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है जनाब, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये प्रोफेशनल लेवल पे भी आ जाते हैं, या कुछ आप कह सकते हो जो स्पेसिफिकली अलग, जैसे लॉयर्स हैं, जैसे आपके पास जो
आपको खास ट्रीट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बाहर जाना है, ठीक है, तो आपने बाहर जाने के लिए अब उनसे कंसल्ट करा, कंसल्टेंसी आपको दे रहे हैं, तो स्पेशली वो किसी और प्रोफेशनली उस पे जाके कर रहे हैं कि आपने अगर बाहर जाना है तो उसके हिसाब से वो तमाम आपका वीज़ा वगैरह तमाम चीज़ें करवा के देंगे। ठीक है, आपका अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ प्रॉपर। अब वो आपके पास एक मिडिल मैन के तौर पे काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जनाब, तो आपके पास बिजनेस में तीन तरह से काम हो रहा होता है: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, और आपके पास सर्विसिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, अच्छा जी। बिजनेस में जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हो, क्या होता है, दो तरह की होती हैं। आप मोस्टली क्या होता है, ट्रांजैक्शन बहुत सारी होती हैं। मेन ट्रांजैक्शन आपको जो दिख रही है, सेल और परचेज। अब सेल और परचेज किस किस तरह से हो सकती है? अगर तो आपको जो कस्टमर है ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी। तो बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। मोस्टली क्या होती है, सेल्स होती है या फिर परचेस होती है। ठीक है, अब सेल किसको करी जाती है, ऑब्वियसली कस्टमर्स को करी जाती है, ऐसा ही है। और परचेस कौन करता है, आप खुद करते हो। ठीक है, किससे करते हो, सप्लायर से। जिनसे आप माल खरीदते हो उनको कहते हैं सप्लायर्स। अब देखें, आपके पास ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं दो तरह से करी जा सकती हैं, दो टाइप्स होती हैं। अगर तो कस्टमर ने आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी कैश ट्रांजैक्शन, यानी सेल्स ऑन कैश। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आप सप्लायर को, जाहिर सी बात है आपके लिए कोई कस्टमर है तो आप आपके लिए भी तो कोई सप्लायर होगा ना। अगर मैं इसी चीज को कह रही हूँ कि भाई मैंने सेल करा था क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने गुड्स, गुड्स कहते हैं वो चीज जिसको आप सेल करते हो, वो आइटम्स। अभी क्योंकि हमने एसेट का भी डिस्कस नहीं कर रहा है, तो मैं अभी जस्ट आइटम्स की बात कह रही हूँ। तो आप गुड्स किसे कहते हो, जिन चीजों का आप कारोबार करते हो, इन शॉर्ट आसान अल्फाज में। एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी फर्नीचर का या इन चेयर्स का कारोबार कर रहे हो, तो जिसको आपने बेचा वो आपके कस्टमर्स, अगर कस्टमर ने ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट कर दी, तो ये कहलाएगी सेल्स ऑन कैश, यानी कैश ट्रांजैक्शन। अब उसकी नजर से देखो, वो क्या है, आपका कस्टमर। उसने क्यों खरीदा, उसने भी आगे बेचने के तौर पे खरीदा था कि भाई वो शॉप पे रखेगा और सेल कर देगा, सही है। अब उसने मुझसे खरीदा तो मैं उसके लिए क्या हो गई, सप्लायर। उसने मुझे ऑन द स्पॉट क्या कहते हैं, मैंने उसको ऑन द स्पॉट क्या कर दिया, बेच दिया, सॉरी। तो उसने उसने क्या कर दिया, मुझे पेमेंट कर दी, कस्टमर ने मुझे पेमेंट करी ऑन द स्पॉट, तो ये क्या कहलाएगी, कैश ट्रांजैक्शन, परचेज ऑन कैश। इन केस कस्टमर मुझे लेट पेमेंट करता है या मैं अपने सप्लायर को लेट पेमेंट करती हूँ, बोल देती हूँ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में आता है, तो ये जनाब ये लेटर पेमेंट क्या कहलाती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है। इस वजह से हम कहते हैं बिजनेस में दो टाइप्स होती हैं, एक तो कैश होती है, एक होती है क्रेडिट। कैश का मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट, अब चाहे वो कस्टमर से रिसीव हो रही है या आप सप्लायर को कर रहे हो। और दूसरी है क्रेडिट पे, यानी लेटर ऑन मिलेगी, दोनों के दरमियान जो मुआयदा हुआ है उसके हिसाब से मिलेगी।
ठीक है जनाब, इसको रीड करें। अगर ये रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, इसको रीड करें, बिजनेस के बारे में क्या लिखा हुआ है। Studies for the ACC Foundation Accountancy Qualification, and specifically for the exam on transaction accounting, you will be concerned with business transactions. There is no one definition of a business, although we all know more or less what it is. Broadly speaking, it is a commercial. ठीक है, कमर्शियल उस पे रहता है हमारा ये। अब बिजनेस में कितनी ट्रांजैक्शन होती हैं वो मैंने आपको अभी समझाया कि मेन दो होती हैं। इसको रीड करें। और दो में फिर आपको मैंने समझाया, अगर कस्टमर आपको मतलब सेल, अगर हम बात कर रहे हैं, कस्टमर ने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी तो क्या कहलाएगी, लेटर ऑन पेमेंट कर रहा है तो क्या कहलाएगा। इसी तरह जब हम परचेज कर रहे हैं अपने सप्लायर से, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, लेटर ऑन पेमेंट हो रही है तो फिर क्या कहलाएगी। ठीक है, इसको रीड करें। Wherever property changes and there has been a business transaction, the main types of business transaction are sales and purchases. Sales and purchases occur in two different ways: by cash or on credit. A sale takes place at one of two points in time. Cash sales, it is a sale, it is the if the sale is for cash. The हम्म। sale occurs when goods or services are given in exchange for immediate payment in notes and coins or by check or plastic card. A credit sale, goods are ordered at the delivery before payment is received. It is on credit. This sale occurs when the business banks out an invoice for the goods or services supplied. There is a received data. Received data. A purchase also takes place at one of two points in time. So purchases for cash. If the goods are paid for in cash, then purchases occur when goods and cash exchange hands. Purchases on credit. If the goods are bought on credit, the purchase normally occurs when the business receives the goods accompanied by an invoice from the supplier. Cash is paid later. ठीक है, अब देखें, इसमें आपके पास कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, या फिर आप कह सकते हो कि कैश, परचेज ऑन कैश या परचेज ऑन क्रेडिट के बारे में बात कही गई है। सेम इसी चीज को अब मैंने यहाँ समझाया है, और सेम इसी चीज को बुक ने भी समझाया है। मैंने जो समझाया है उसके हिसाब से भी आप नोट्स बनाओ कि जो बुक में आप समझ रहे हो, उन उन बुलेट पॉइंट, उन चीजों को बुलेट पॉइंट्स बनाएं और हाईलाइट करें अपने पास। ठीक है ना, इस तरह से आपने काम करना है। अच्छा जी, बिजनेस क्या है वो हमने पढ़ लिया। बिजनेस के बारे में एक बार और डिस्कस कर लें। बिजनेस जो भी होगा, देखो बिजनेस में ये ऑर्गेनाइजेशन हमने कहा था, ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, एक ऑर्गेनाइज वे में आप किसी जगह पे काम कर रहे हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ये। अब इसमें कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस का मकसद क्या है, प्रॉफिट जनरेट करना। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने की वजह से बन रही है, काम कर रही हैं, वो क्या है, आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मुराद, क्या मालूम जी? देखो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैंने क्या कहा, जिनका मकसद ही बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है। भाई आपको यहाँ क्यों कोर्स पढ़ाया जा रहा है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। सॉरी, किसी ने ये सेल करा, एसी क्यों सेल करा, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। लैपटॉप सेल करा क्यों। अब
ये ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद ही प्रॉफिट है तो वो क्या कहलाएंगे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिजनेस का मकसद क्या है, प्रॉफिट जनरेट करना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाएगा? जो प्रॉफिट जनरेट नहीं करते। ऐसी कौन सी हो सकती हैं? प्रॉफिट जनरेट नहीं करती। वजह क्या है, क्यों? मुझे तो नहीं आई। फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। ठीक है। आपके पास ऐसे हॉस्पिटल्स भी आते हैं, आपके पास कुछ ऐसे इदारे आते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से हमारा एक डिपार्टमेंट है इसार स्कूल। ठीक है, इसार स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी नहीं, इसार स्कूल एंड कॉलेज। तो वहाँ पे आपको वेलफेयर एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे आपको ट्रस्ट मिलेगा, तो वहाँ पे जो ट्रस्टीज वगैरह उनके थ्रू फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है। अब यही चीज आप आईएसएम में देख लो, यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको जो प्रोवाइड करी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सेम इसी तरह से अगर आप हॉस्पिटल्स देखते हो, अगर आप दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, जेडीसी आपके पास और खिदमत खल्क आपके पास है, इसी तरह आपके पास कैंसर हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं, इंडस आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग वो क्या कर रहे हैं, आपके जो भी काम है वो सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है जनाब, ऐसा नहीं है वो अकाउंटिंग नहीं होती है, होती है, लेकिन कुछ अलग तरीके से होती है, क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम अलग है। मतलब प्रिंसिपल नहीं बदलेंगे, वहां पे सोर्स ऑफ इनकम चेंज है। ठीक है, वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे लेकिन चलने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बहरहाल, इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करना उनका मकसद नहीं है। हाँ, चलाने के लिए वो कहीं ना कहीं से कुछ तो कर रहे होंगे। हो सकता है किसी से वो जो आप कहते हो कि भाई डोनेशन वगैरह लेना, चैरिटी लेना, इस तरह की चीजें, या फिर कोई और इंतजाम करते होंगे। बहरहाल, ठीक है। बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्क पता चल गया। बिजनेस का मकसद क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और वो भी लीगल तरीके से। अच्छा जी, इसको रीड करें। और प्रॉफिट किसे कहेंगे, प्रॉफिट किसे कहा जाता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू। आपने कुछ चीज एक्सपेक्ट वो करी, एक्सपेंड करी, उस हम्म पे आपको जो जनरेट हुआ प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो वो आपका वो कहलाएगा, मतलब एक्स्ट्रा इनकम जो जनरेट हुई वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आसान सी एग्जाम्पल भाई, एक मार्कर 15, फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज का बन रहा है। अब 15 रुपीज का बन रहा है तो हम इसको 15 रुपीज में ही थोड़ी ना सेल करेंगे। एग्जाम्पल, हमने इसको चलें जो 20 रुपीज में इसको सेल करा। ठीक है, अब ये 20 रुपीज में सेल करा, 15 रुपीज तो इसकी कॉस्ट है, बाकी के जो है आपके पास 5 रुपीज, वो क्या है, इसका प्रॉफिट है। और यही चीज आपका बता रही है कि आप प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, हो सकता है एमसीक्यू में इस तरह से पूछ लिया जाए, छोटी मोटी डेफिनेशन आ जाए, या फिर वो इसी चीज को ब्लैंक छोड़ दें कि बताओ सुइटेबल वर्ड लिखो, क्या आ जाएगा। और लॉस क्या होगा, बॉस, एक्सपेंडिचर से कम हो। एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे इनकम एक्सपेंस। से। यहाँ एक्सेस ऑफ इनकम है, वहां एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर होंगे। क्लियर है, यहाँ इसमें क्लियर हुआ? अच्छा जी, इसको पढ़ें, एक बार रीड करें। This is to be defined in various ways. Its purpose is to make profit for its own. फॉर इट्स ऑनर्स। Profit is the excess of income or expenditure. Before tackling the rule and tackling the rule नट्स एंड बोल्ट्स। goals of accounting, it is worth considering that we mean what we mean when we talk about a business. Some ideas are listed below. And this is the commercial or industrial concern which exists to deal in manufacture, resale or supply of goods and service. A business is an organization which uses economic resources to create goods or services which customers will buy. Business is an organization providing jobs for people to work in. ठीक है। हम किन चीजों को सेल करते हैं, या किन चीजों को आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चर करते हो, गुड्स बनाते हो। ठीक है, गुड्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि सेल करना होता है। अब गुड्स किसे कहते हैं, वो चीजें जो सेल करनी होती है जिनका आपका हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है वो गुड से। प्रॉफिट हो सकता है, यानी टेंजेबल आइटम्स। ठीक है ना। अब टेंजेबल आइटम किसे कहते हैं, एनी आइडिया? टेंजिबल आइटम्स जैसे ये
किताब हो गई, बुक हो गई, ये मार्कर हो गया, टेंस। यानी जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। और सर्विसेज क्या होती हैं? इंटेंजिबल आइटम्स, जिसको आप महसूस तो कर सकते हो समहाउ, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, महसूस हो रहा है। लेकिन टीचिंग की कोई अपनी कोई बॉडी नहीं है, कोई उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, हाँ टीचर की बॉडी है, टीचिंग की नहीं है। ठीक है जनाब, तो आपके पास गुड्स किसे कहेंगे? जिनका आप कारोबार करते हो। और सर्विसेज क्या है? आपके पास इंटेंजिबल आइटम है, जिसको आपने सेल की वजह से ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो, कर रहे हो। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? अ बिजनेस इन्वेस्ट मनी इन रिसोर्सेज, दैट इज बाइंग बिल्डिंग्स, इट पेज एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू मेक इवन मोर मनी फॉर इट्स ओनर्स। ठीक है जनाब, प्रॉफिट हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा था, व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम द बिजनेस इज रनिंग अ लॉस। इन चीजों को अपने पास हाईलाइट रखिएगा। अच्छा जी, फिर क्या लिखा है? वन ऑफ द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट इज टू मेजर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट। अकाउंटेंट का एक ये भी जॉब होती है। दिस इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट कैन बी एन इन एग्जैक्ट साइंस, ऑल्दो द अकाउंटिंग फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग मेक श्योर दैट देयर इज अ फर्म सेट ऑफ principles underlying everything an accountant does. Learning how to account for business involves building up a clear picture of what a business consists of. We shall start with a business owns and what it owes, it assets and liabilities. अब ये किसको ओन करता है, किसको ओ करता है, किसे आप एसेट कहते हो, किसे आप लाइबिलिटी कहते हो, अभी हम समझते हैं, थोड़ी देर में समझते हैं। अच्छा जी, एसेट्स का कुछ आइडिया किसे कहा जाता है? ऐसे मतलब कोई ओनरशिप में कुछ चीज हो जो आपको फायदा पहुंचा रही हो। हम्म, सही पकड़ा आपने। कुछ हिसाब आप करते हो तो वो आपको फायदा पहुंचा रही हाँ, बिजनेस के लिए एसेट्स किसे कहा जाएगा? बिजनेस के लिए एसेट्स उन रिसोर्सेज को कहा जाएगा जिसको आप क्या करते हो भाई? ओन करते हो और कंट्रोल करते हो। एग्जाम्पल? है। जैसे अभी क्लास में कंप्यूटर्स, आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप एग्जैक्टली है। exactly. ठीक है, तो हम भाई एसेट्स किसे कहेंगे? एसेट्स के बारे में हम क्या लिखेंगे? एसेट्स किसे कहेंगे? एसेट्स, assets are the resources owned and controlled by the business, which provide future economic benefit। ठीक है, एसेट्स आप किसे कहोगे? एसेट्स उन तमाम रिसोर्सेज को बोलोगे जिसको बिजनेस क्या करता है? कंट्रोल करता है, ओन करता है। यानी अगर मैंने कहा कि भाई एसेट किसे कहोगे, मैं कहती हूँ भाई सबसे पहले एसेट को पहचानने के लिए दो सवाल।
क्या क्या वो तुम्हारी ओनरशिप कंट्रोल में है? अगर है तो वो क्या है, पहला सवाल का जवाब है एसेट बनने के काबिल है। अगर वो तुम्हारी ओनरशिप कंट्रोल में है, यस आ गया, तब फिर दूसरे सवाल पर आओगे। क्या क्या वो तुम्हें कोई बेनिफिट दे सकता है या नहीं? अगर तो दे सकता है इकोनॉमिक बेनिफिट, तो वो रिसोर्स आपके बिजनेस के लिए क्या है, एसेट कहलाए। ठीक है। अब ये मान लिया, ये जान लिया कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपके एसेट हैं, फिर आप आ जाते हो कि वो कितनी मुद्दत तक तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं। उसकी वजह से हमारे पास दो टाइप्स या दो कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली आपके पास आ जाती है भाई करंट एसेट्स, ठीक है, और दूसरी आ जाती है आपके पास नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट के साथ इसको फिक्स एसेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब करंट का मतलब क्या? करंट का मतलब 1 ईयर, या फिर आप कह सकते हो 12 मंथ्स, ठीक है। नॉन करंट का मतलब more than 1 ईयर। मैं इस चीज को रख के देखूं क्या चीज भाई, कि मुझे कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेस एसेट्स के तौर पे दिख रहे हैं। मैंने कहा मेरा लैपटॉप है। अब मेरा लैपटॉप है, क्या मेरी ओनरशिप कंट्रोल में है? हाँ। देखो, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे बिजनेस क्या करता है। दो सवाल पहले करता है, क्या ये मेरे बिजनेस, ये मेरे ओनरशिप कंट्रोल में है? हाँ, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये मुझे फायदा पहुंचा सकता है, इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ उससे। तो ये मुझे क्या कर रहा है, फायदा पहुंचा रहा है। मेरे लिए क्या आ गया, एसेट्स की कैटेगरी में आ गया। फिर अब मैं जानती हूँ क्या ये मुझे 1 साल के अंदर अंदर फायदा दे सकता है या 1 साल से ज्यादा। तो भाई ये मुझे 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, तो ये लैपटॉप क्या है मेरे लिए, नॉन करंट या फिक्स एसेट के तौर पर है। सेम इसी तरह से आपके लिए मैं पूछूंगी, मार्कर आपकी ओनरशिप कंट्रोल में है, आप पेन से लिख रहे हो, ओनरशिप कंट्रोल में है, हाँ, आपको फायदा दे सकता है, आपकी पढ़ाई में मदद कर रहा है, तो ये क्या है, एसेट है। अब ये कितनी मुद्दत तक दे सकता है, 1 साल 12 महीने, यानी 1 साल 12 महीने के अंदर अंदर आ रहा है, या 1 साल से ज्यादा, कभी होगा सर। 1 साल से कम, 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, जो भी है, 1 साल के अंदर अंदर है, इसका मतलब कौन सा है ये, करंट एसेट। क्लियर है यहां तक? अब करंट एसेट में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, आ जाओ देखते हैं। करंट एसेट में आपके पास बिजनेस में कैश जो है करंट एसेट कहलाता है। इसके अलावा बैंक में जो अमाउंट कैश की पड़ी हुई है, वो भी आपके पास क्या है, करंट एसेट है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आपके पास करंट एसेट के तौर पर आ रही हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब, इन्वेंट्री स्टॉक का नाम सुनाओ कभी? हाँ मतलब जो गुड्स के आपके पास मौजूद है, गुड्स के अमाउंट मौजूद है तो हाँ जी। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, ये बनी बनाई होती है, सम टाइम ये बनी बनाई नहीं होती, यानी कुछ काम हुआ होता है, या फिर आप इसको रॉ मटेरियल के तौर पे भी देख रहे होते हो। तो आपके पास ये पूरा नाम इसका आता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक या गुड्स। अब बल्क क्वांटिटी में है, इसको भी क्या कहते हैं आप, मकसद क्या है इसका, बना के बेचना या बनी बनाई बेचना, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर ही बिजनेस की इंटेंशन क्या होती है, सेल करने की। अच्छा जी, ये चीज अपने दिमाग में रखना कि गुड्स का मतलब क्या है, वो आइटम्स, वो चीजें, वो एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर सेल करनी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, हमने ये कहा था सम टाइम सेल क्या होती है, क्रेडिट पर होती है। तो हमें उम्मीद क्या होती है, 1 साल के अंदर अंदर पैसा रिकवर हो जाएगा। तो अगर यही चीज आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। ये क्या है, जबानी कलामी बात जो एक कस्टमर और दुकानदार के दरमियान होती है, कि भाई 2 महीने में, 1 महीने में, जब भी दे देगा। अगर यही बकायदा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, बकायदा जो आप कहते हो कानून के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, और उसमें सेल की अमाउंट, मतलब कितनी आपने रिसीव करनी है, किस डेट पे, किस टाइम पे, वो सब उसमें रिटर्न फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, नोट्स रिसीवेबल, ठीक है।
इसके अलावा और कौन सी चीज करंट एसेट में है? अगर किसी चीज की आप पहले से पेमेंट कर दो तो वो भी आपके लिए बिजनेस में क्या है, एसेट है, प्री पेमेंट। ठीक है, प्रीपेड या प्रीपेमेंट, तो वो क्या है आपके बिजनेस के लिए, एसेट है। एग्जाम्पल, आप जो बैलेंस डलवाने जाते हो, आपने फौरन से 1,000 रुपए दे दिए थे, क्या उसको इस्तेमाल करा? नहीं, आपके बिजनेस में, सॉरी, आपके पास मोबाइल में बैलेंस आ गया, तो जब तक उसको यूज नहीं कर लो, कोई पैकेज ना कर लो, कॉल ना कर लो, मैसेज ना कर लो, तब तक वो बैलेंस आपका एसेट इस रहेगा। वो आपके लिए क्या है, एसेट। प्री पेमेंट एसेट है। ठीक है, करंट एसेट क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर यूज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बिजनेस में कौन कौन सी चीजें करंट एसेट के तौर पे दिख रही हैं? कैश है, बैंक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, प्री पेमेंट्स, ये तमाम क्या है आपके पास, करंट एसेट। नॉन करंट में आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे जनाब? अभी हमने बात करी थी लैपटॉप की, क्या है, इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा मशीन हो सकती है बिजनेस में, जो आपको मोर देन 1 ईयर फायदा दे। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए आपने मशीन ले ली। या फिर प्लांट, अब प्लांट हैवी मशीनरी को कहते हैं, ये पौधे वाले प्लांट नहीं है। इसके अलावा बिजनेस में फर्नीचर भी क्या है, नॉन करंट एसेट है। इसके अलावा और जनाब मोटर व्हीकल्स। ठीक है, आपने बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल लगाए, आप कुछ प्रोडक्ट को बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, साथ साथ उसकी डिलीवरी भी दे रहे हो, तो उसके लिए आपने वैन लगा लिए, वो क्या है, मोटर व्हीकल, नॉन करंट एसेट है। ठीक है जनाब। इसी तरह लैंड भी आता है आपके पास। लैंड के अलावा और क्या है भाई, बिल्डिंग्स। ठीक है जनाब, ये आपके पास नॉन करंट है लेकिन कौन से, टेंजिबल है। ठीक है, ये वाली कैटेगरी याद रखिएगा, ये नॉन करंट है लेकिन टेंजिबल। इसके अलावा इंटेंजिबल भी होते हैं, यानी ऐसे नॉन करंट एसेट जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। हाँ, उसकी कोई, फिजिकलिटी नहीं, फिजिकल कॉस्ट। हाँ, कुछ पता है कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? सर्टिफिकेशन करा दूँ। नहीं नहीं, मतलब नॉन करंट, अच्छा नॉन करंट में बात नॉन करंट जो मेरी ऑनरशिप और कंट्रोल में हो, और मुझे 1 साल से ज्यादा से बातें बेनिफिट दे सकता हो, लेकिन उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ऐसी एग्जाम्पल कॉपीराइट, शायद देखा हो, यूट्यूब वगैरह की वीडियोस में देखा है, कॉपीराइट लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो वो है ये चीजें। कोई सॉफ्टवेयर बनाया आपने, या फिर आप पेटेंट्स, पेटेंट्स किसे कहते हैं भाई, कोई फॉर्मूला आपने बनाया, किसी चीज को बनाया, उस चीज को आपने रजिस्टर, मतलब पेटेंट करवा लिया। पेटेंट का मतलब उस फॉर्मूले को आपके अलावा कोई वैसा नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की। अच्छा जी, करंट एसेट में आपके पास इसके अलावा और कौन सा आ सकता है? और कौन कौन सा आ सकता है भाई इसके अलावा? दिमाग में आया था, भी स्किप हो गया। कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, प्री पेमेंट। चलें जी, इसको और देखते हैं, ये नोट डाउन कर लिया आपने? करें।
ठीक है जनाब। अच्छा जी, मुझे और कुछ अभी माइंड में नहीं आ रहा। करंट एसेट में मैं कुछ लग रहा है भूल रही हूँ। करंट में इंटेंजिबल टेंजिबल भी होता है। नहीं नहीं, करंट में नहीं होता, जस्ट नॉन करंट में होता है। ठीक है। अब नॉन करंट में भी आपका जो अभी FA1 में पाला पड़ेगा ना, सिर्फ टेंजिबल से। सिर्फ सिर्फ टेंजिबल से। सही है। FA2 में भी इसमें नहीं पाला पड़ेगा, F3 में जाके पड़ेगा, लेकिन जस्ट आपको छोटा सा मुन्ना सा वो इंट्रो दिया है कि टेंजिबल और नॉन टेंजिबल होते हैं, सॉरी इंटेंजिबल होते हैं। तो नॉन करंट एसेट में टेंजिबल और इंटेंजिबल में फर्क रखा गया है, रीजन भी होता है। अब ये करंट और नॉन करंट को मानने का भी अलग रीजन है। हाँ, साथ साथ देखो, एक बेसिक फर्क मुझे समझाना था। हम इन्वेंटरी स्टॉक कहते तो उन चीजों को जिसको सेल कर रहे हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज को सेल कर रहे हो। हाँ, स्टेशनरी को मैंने कहा था, अब याद आया। स्टेशनरी। ठीक है। स्टेशनरी भी कहते हैं, या फिर आप इसको ऑफिस सप्लाईज भी कहते हो, ऑफिस सप्लाईज। ठीक है। लैंग्वेज का फर्क होता है। लैंग्वेज का, बोर्ड्स का, ACCA में कुछ अलग लफ्ज होते हैं। आप अगर इसी चीज को सिंध बोर्ड या कहीं और से पढ़कर आते हो तो वहां का फर्क आ जाता है। ठीक है, बहरहाल। तो मैं क्या कह रही थी, देखो स्टॉक गुड्स, आप किसको कहते हो? उन एसेट्स को कहते हो, उन करंट एसेट को जिसको आपने सेल करना है। डिपेंड करता है किस चीज को सेल कर रहे हैं। अब देखो, जो मोटर व्हीकल को सेल कर रहा है, जरा गौर से समझना, जो मोटर व्हीकल को सेल कर रहा है उसके लिए वो तमाम एसेट्स क्या होंगे? करंट एसेट। ठीक उसके लिए। क्यों? क्योंकि भाई उसने उसको रखना है। एक साल से ज्यादा के अरसे में रख के है। सेल करना है नहीं ना। फायदा उसको कब उठाना है? एक साल के अंदर अंदर। इंटेंशन ये होती है, हमारी इंटेंशन होती है, होता है ऐसा या नहीं होता वो अलग बात है। लेकिन बिजनेस में हम देखो, अकाउंट रिसीवेबल का मकसद भी क्या है? एक साल के अंदर अंदर रिकवर होना। यानी उम्मीद रखते हैं कि हमें रिकवर हो जाएगा। होता है नहीं होता वो अलग बात है। इसी तरह से बेटा, कुछ लोग क्या करते हैं, जो लैपटॉप्स हैं उनका इक्विपमेंट है ना, वो भी सेल करने के लिए रख रहे होते हैं। अब उनकी इंटेंशन भी क्या है? एक साल के अंदर अंदर सेल करने की। होता है या नहीं होता वो अलग है। जो उसको मोर देन 1 ईयर अपने बिजनेस में रख रहा है, जस्ट लाइक हम एक साल से ज्यादा रख रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? नॉन करंट एसेट। यही चीज अगर हम सेल करते तो मेरे लिए करंट एसेट होता, इन्वेंट्री होती। सेम इसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी मोटर व्हीकल की। ठीक है। इसी तरह से आपके पास और भी ऐसी चीज हो सकती हैं जो मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट दे रहा हो। मेरे लिए LED भी है, मेरे लिए AC भी है, मेरे लिए फर्नीचर भी है। ये तमाम मेरे लिए नॉन करंट एसेट हैं, लेकिन जो इनकी सेल कर रहा है उनके लिए क्या है? करंट एसेट। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये सब आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा। ठीक है जनाब, आगे बात करते हैं। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं किस चीज की भाई? लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज किसे कहते हैं? लाइबिलिटी मतलब कोई किसी किस्म का मतलब वो होता है ना कि मतलब पेमेंट करनी है। एक तरीका का बोझ होता है कि आपने करना है ये चीज। जैसे कोई लोन ले लिया आपने, बच्चे नॉर्मली कहते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। ठीक है। ये क्या है? सिर्फ लोन लेना ही नहीं होता, बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से कहूं कि भाई बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन कहते हैं जिम्मेदारियों का। लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर आप कह सकते हो और अमाउंट ओड। ओड मतलब देना ओ है। टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी जिससे आपने पैसा लिया है उसको देना है, रिटर्न करना है। अब लाइबिलिटीज भी आपके पास क्या हो जाती हैं भाई? दो तरह की लाइबिलिटीज होती हैं। एक आपकी कहलाती है करंट लाइबिलिटी।
करंट और नॉन करंट का तो फर्क समझ में आ गया होगा। दूसरी आपके पास कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं जो आपके एक साल के अंदर अदा हो जाएं? एक साल के अंदर हो जाए। एनी आइडिया? बैंक लोन्स। बैंक लोन एक साल के अंदर हो सकता है? अगर तो हो सकता है, छोटा मोटा है, एक साल के अंदर का टाइम पीरियड है, तो वो करंट कहलाएगा। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो हम इसको इस वजह से क्या कहते हैं भाई, नॉन करंट। अगर हो जाए तो जाहिर सी बात है वो करंट हो जाएगा। नॉन करंट होता है नॉर्मली बैंक लोन आपके पास, क्योंकि एक साल से ज्यादा आप 2,000 3,000 तो नहीं लोगे, ज्यादा ही लोगे बैंक लोन। करंट कौन सा है? आपने सप्लायर से कुछ माल खरीदा था और उसको बोला था कि मैं हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो भी आपके दरमियान सेटलमेंट हुई थी, तो उसमें आपने क्या कहा था, मैं इतने टाइम में दे दूंगा। ठीक है। ऐसी जिम्मेदारी जो एक साल के अंदर अंदर, महीना 2 महीना, साल के अंदर अंदर ही कोशिश करते हो। अब ये अकाउंट्स पेबल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अकाउंट्स पेबल। वहां क्या था? अकाउंट्स रिसीबल, यहाँ पेबल है। अब ये भी क्या है, जबानी कलामी बात। ठीक है। सेम अगर यही चीज आप क्या कर दो, रिटर्न एग्रीमेंट में कर दो, तो क्या होगा? नोट्स पेबल। ठीक है। नोट्स पेबल। इसी तरह से आपके पास और क्या आ सकता है? ऐसा एक्सपेंस जो हो चुका है लेकिन अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है। एग्जाम्पल, आपने, अभी कौन सा महीना चल रहा है? राष्ट्र। मार्च चल रहा है, एंड हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि भाई आपने 1 मार्च से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक आपने के इलेक्ट्रिक की तमाम सर्विसेज ली हैं, ऐसा ही है। अब के इलेक्ट्रिक की आपने सर्विस ली है, पे आपको जो बिल आता है फॉर एग्जाम्पल 29 30 तक आ जाता है, और उसमें ड्यू डेट होती है कि अगले महीने यानी अप्रैल की 10 तारीख तक उसकी अदायगी कर देना। आपने क्या उसकी सर्विस ले ली है? ले ली है। तो मेरा मतलब क्या है कि सर्विस ले ली तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो गया। क्या तुमने उस महीने में यानी मार्च में तुमने उसकी पेमेंट करी है? अगर करी तो, नहीं करी तो नहीं है। करो तब भी, नहीं करो तब भी सही है। अगर तो करी है तो वो तुम्हें अदा करने की जिम्मेदारी है। अगर नहीं करी है, सॉरी, अगर नहीं करी है, सॉरी, अगर नहीं करी है तो अदा करने की जिम्मेदारी है। अगर करी है, तुमने सर्विस तो ले ली है, तो जाहिर सी बात एक्सपेंस तो हो गया है। पेमेंट अगर कर दी है तो इग्नोर, नहीं करी तो तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी है। ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी सर्विसेज तुमने ले ली हैं क्या कहलाते हैं? एक्रूड एक्सपेंसेस। सिर्फ ये बिल की अदायगी नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे भाई, आईएसए ने हम एम्प्लॉयज की सर्विसेज ले ली हैं लेकिन सैलरी अभी नहीं दी है, कब देगा? अगले महीने की, 5 10 जो भी है। अभी तो क्या है, उसके सर पे एक्सपेंस हो गया। यानी कि मुझसे सर्विस ले ली है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, हमने इदारे की भी देखी। इंडिविजुअल की एग्जांपल दे रही हूँ, मैं हो गई या कोई भी लेबर हो गया भाई, मेंटेनेंस का काम करवाया था, वो क्या है, उसकी पेमेंट करनी है। उसकी वेज जो मंथली बेसिस पे करता है उसकी सैलरी है, लेकिन जो एक आध बार का काम है, तो वो क्या कहलाएगा? लेबर्स के लिए खास तौर पे वो क्या कहलाएगा? वेजेस। तो वेजेस पेबल या फिर उसकी सैलरीज पेबल, तमाम ऐसे एक्सपेंसेस जिस जो इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई, वो क्या कहलाएंगे? एक्रूड एक्सपेंसेस। ठीक है जनाब। इसके अलावा और कौन से एक्सपेंसेस कहलाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे भाई देखें, मैंने सेम इसी तरह से क्या करा, एक कोर्स अनाउंस करा था। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मार्च में एक कोर्स अनाउंस करा, FA1 का मैंने कोर्स रखा। अब क्या करूंगी मैं, उसकी फीस मैंने फॉर एग्जांपल बताई 1,000 थी एक स्टूडेंट की। तो मेरे पास एनरोल होते हैं कितने भाई? 10 स्टूडेंट्स आते हैं। अब 10 स्टूडेंट्स के हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी मेरी इनकम? 10,000 होनी चाहिए थी, सही है। अब इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे पहली तारीख को आके पेमेंट दे दी थी। कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे? 10 में से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स। बाकी के थे 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे बोला था कि मिस, आप क्या करें, अभी मुझसे पैसे नहीं ले, मैं बाद में
अप्रैल में जो भी है दे दूंगा, या फिर हो सकता है कि मार्च के एंड में दे दूं। सही है। अब जरा आओ शुरू की तारीख पे। इन 7 से मैंने पेमेंट ले ली थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी रिकॉर्ड। मैंने क्या करा, मैंने जब पेमेंट ले ली मेरे पास पेमेंट कैश के तौर पर आई, क्या हो जाएगा, एसेट है। दूसरी चीज क्या है, क्या तुमने उनकी जिम्मेदारी, पहली तारीख की बात कर रही हूँ, कब जब रिकॉर्ड करना है पहली तारीख को, मार्च की फर्स्ट पे, तो क्या सोचना है, कैश आ गया, रीजन तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी है। ठीक है, तुमने अभी सर्विस नहीं दी है, तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी, अनअर्न्ड। क्या कहलाएगी, अनअर्न्ड। यानी अनअर्न्ड भी क्या है, लाइबिलिटी है, कि तुमने अभी कमाया नहीं है, बाद में कमाओगे। सही है, यहां तक क्लियर है। अच्छा जी। इसी तरह नॉन करंट में आपके पास और भी चीज आ सकती हैं, जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, बॉन्ड्स पेबल्स वगैरह भी वो भी आ जाते हैं, डिपेंचर्स पेबल है, मॉर्गेज पेबल है। ये थोड़ी आपके लेवल से थोड़ी बड़ी बातें हैं, समझ लो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लायबिलिटीज का मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कर्जा ले तो फिर उसके सर पे जिम्मेदारी होगी, नहीं, जरूरी नहीं है। वो उसने जबानी कलामी बात भी करी होगी तो देना पड़ रहा है, हो सकता है उसने लोन लिया हो तो देना पड़ रहा है, एक्सपेंस हो चुका है, देखो उसने उस एक्सपेंस में किसी से कर्जा नहीं लिया, लेकिन उसने सर्विस ले ली तो उसके बदले में पेमेंट करने की उसकी जिम्मेदारी। सेम इसी तरह दूसरी चीज, अब यहाँ पे उसने एडवांस पेमेंट ले ली है। अनंत का अनंत क्यों रिकॉर्ड होता है, क्योंकि तुमने एडवांस पेमेंट ले ली थी मार्च की पहली तारीख को। अभी 31 दिसंबर, सॉरी 31 मार्च पे जाके मैं कहूंगी हाँ मेरी इस महीने की अर्निंग हो गई है, अर्न हो गई, अभी तक मेरे लिए क्या है, अनअर्नड है। हाँ, जितना दिन मैंने उसको अर्न कर लिया, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 30 दिनों की एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने कितने लिए थे, 30,000 एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं मान के चल रही हूं कि 30 दिन होते हैं। सही है। तो अभी तक कितने दिन गुजरे, आज 29वां है, तो मैंने इस 30,000 में से 29,000 अर्न कर लिए होंगे। 1,000 क्या है, अभी तक मेरी जिम्मेदारी है अदा करने की उस सर्विस को। क्लियर है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक राउंड ऑफ करके करा है। अगर 31 डेज में मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 31। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है जनाब, तो ये जस्ट हम इतना राउंड ऑफ करते नहीं है, ये तो जस्ट एक्सप्लेन करने के तौर पर है। एग्जाम्पल सेम इसी तरह से आपने 10,000 रुपीज उस कोर्स के रखे थे, 10,000, ठीक है ना। अब जब 15 तारीख पर आओगे तो क्या कहोगे, 5,000 मैंने अर्न कर लिए, बाकी के रह गए 5,000, वो मेरे लिए क्या है, अभी तक अनअर्न जिम्मेदारी है मेरी उसको देने की, सर्विस को। ठीक है, आई होप ये इतना समझ में आया होगा। रिकॉर्ड कर लिया ये अपने पास।
ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या आ जाते हैं, इनकम या रेवेन्यू पे। ठीक है, इनकम या रेवेन्यू, ये किसे कहा जाएगा? इनकम। आपकी नजर में इनकम या रेवेन्यू किसे कहा जाता है? जो प्रॉफिट आपको मिलता है वो इनकम है। अच्छा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, आमदनी, उसमें प्रॉफिट तो हम बाद में देखते हैं, तमाम अखराजात निकाल के वो फिर कैलकुलेट होता है। लेकिन इनकम क्या है? अमाउंट अर्नड बाय द बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर सेलिंग गुड्स, फॉर सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। टोटल अमाउंट। टोटल भी हो सकती है, दोनों चीजें भी आप सेल कर सकते हो सकता है कि जस्ट आप सर्विस दे रहे हो। ठीक है, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टोटल अमाउंट होती है, उसमें अखराजात भी मिले हुए होते हैं। अब देखो, मैं आपसे 1,000 रुपये फॉर एग्जांपल एक कोर्स की फीस ले रही हूँ, तो इसमें मैं प्रॉफिट थोड़ी ना बताऊंगी कि आपका, वो तो मैं बाद में देखूंगी कि भाई मेरे बिजनेस में किस किस चीज की कितनी कॉस्टिंग आई, कितने एक्सपेंसेस हुए, तो उसमें से फिर मैं माइनस करके प्रॉफिट निकालती हूँ। वो हम सीखेंगे। लेकिन इसको आप नहीं कहोगे कि भाई ये हमारा प्रॉफिट है। सही है, इसको आप इनकम कहोगे कब? जब आप कर दो क्या, सेल कर दो गुड्स को। जब गुड्स को सेल करने की वजह से आपकी क्या हो जाए, इनकम आ जाए, अमाउंट आ जाए, वो क्या है आपके पास, वो आपकी इनकम कहलाएगी या रेवेन्यू कहलाएगा। या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर दो। तो जब तक आप सर्विस प्रोवाइड ना कर दो, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि भाई 1,000 थे और 10 स्टूडेंट्स मेरे पास एनरोलमेंट के लिए आए, उसमें से क्या हुआ, 7 स्टूडेंट्स ने मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी और 3 स्टूडेंट्स ने मुझे पेमेंट नहीं करी है। अब देखो, अगर मैं पहली तारीख की बात करूं, मार्च 1 की, तो इसको मैंने कैसे रिकॉर्ड करा होगा? मैंने अपने पास लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करा होगा। सही है। इनकम मैं कब मानूंगी? जब March 31 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक महीने की बात कही थी। तो फिर दोनों से ही क्या करूंगी, इनकम मैंने मान लूंगी। अब ये 7 जो स्टूडेंट्स थे, इनसे मुझे 7,000 रिसीव हुए, लेकिन ये जो 3 स्टूडेंट्स थे, इन्होंने मुझसे कहा था मार्च की हो सकता है एंड में दे दूं या फिर बाद में। अब जब मार्च खत्म हो गया, मैंने अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करवा दिया, उन्होंने कहा मिस हम 5-10 तारीख को पेमेंट कर देंगे। तो भाई मेरे हिसाब से तो क्या हो गया, मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी ना। आप इनकम की डेफिनेशन को देखोगे क्या, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो मेरे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी इनकम पे। हाँ, बाकी जो चीज आएगी, क्योंकि हम डुअल ट्रांजैक्शन करते हैं, चलो उस डुअल ट्रांजैक्शन की बात आएगी तब हम करेंगे। सही है। तो मैं अपने पास इसको क्या रिकॉर्ड करूंगी, मेरी 3,000 की इनकम हो गई, पैसे भी रिसीव नहीं हुए, रिसीवेबल में रखूंगी। ठीक है। दो चीजें होती हैं हमारे पास, डुअल एंट्री जब पढ़ोगे फिर इसको और समझोगे। अच्छा, सेम इसी तरह से उन लोगों का सोचना जो सीएस तो करते हैं लेकिन क्रेडिट पे बाद में करेंगे, तो उनके लिए क्या होगा भाई, उसने सेल कर दिया ना, हमने क्या रखा हुआ है, अमाउंट जो अर्न करो सेलिंग गुड्स। अब वो क्या होता है, अमाउंट इन फ्यूचर अर्न होनी है, अभी तो तुमने सेल कर दिया, इसको इनकम मानो। क्लियर है? अच्छा जी, किस किस नाम से रिकॉर्ड करोगे इसको? एक तो हमने कहा जब गुड्स सेल करोगे तो भाई सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड करोगे। सेम अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इनकम जो मेरे पास आएगी वो किस तरह से, फी के तौर पे, फीस मैं ले रही हूँ ना, फी इनकम। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो कमीशन बेसिस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो कमीशन उनके लिए इनकम हो जाती है, कमीशन इनकम हो गई। ठीक है, इसी तरह से और कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए वो सर्विस इनकम, कोई खास कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है तो कंसल्टेंसी फी हो जाती है। ठीक है। तो जिस वजह से आप वो कर रहे हो, सेल कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले में कुछ अर्न हो रहा है, या इन फ्यूचर तुम्हें अर्न करना है, तुमने अपनी गुड्स या सर्विसेज दे दी हैं, उसके बदले में अब जो अमाउंट अर्न होनी है वो आपके लिए इनकम है। ठीक है जनाब। तो यहां तक आज रखते हैं। हमारे पास देखो, जो आपके क्लासिफिकेशन की बात थी ना, तो हमने अभी क्या पढ़ा, एसेट्स पढ़े हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज,
और जनाब रेवेन्यू या इनकम आप कह सकते हो, ठीक है। तीन पड़े हैं, दो रह गए। तो दो और कौन से हैं? एक तो आपके पास है जो एक्सपेंसेस होते हैं, दूसरी आपके पास इक्विटी आ जाती है। सही है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर कोई आपको सवाल करना है तो यू कैन आस्क। अभी आपने बताया था ना ये बिजनेस के बारे में भी, ये सेल्स कस्टमर का अगर सेल करते हो तो जो कस्टमर आपको पेमेंट करता है ऑन द स्पॉट करेगा तो कैश ऑन सेल्स होगा। हम्म। और वो अगर बाद में करेगा तो क्रेडिट क्रेडिट ऑन सेल्स होगा या बस क्रेडिट होगा। क्रेडिट सेल्स कहलाएगा, कैश ऑन सेल्स नहीं, सेल्स ऑन कैश। सेल्स ऑन कैश और अगर परचेज होगा तो कैश ऑन परचेज होगा। परचेज ऑन कैश। परचेज होगा। हाँ। ठीक है बात। देखो, दो ट्रांजैक्शन होती है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब वो सेल्स भी हो सकती है, वो परचेज भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ट्रांजैक्शन में आपको इसी तरह से लिखा हुआ दिखेगा कि भाई इतने की गुड्स आपने सेल करी ऑन कैश या ऑन क्रेडिट। ठीक है, अभी हम देखेंगे, अभी जस्ट हम ये क्लासिफिकेशन करना सीख लें, इनके हेड्स ऑफ अकाउंट, या फिर आप कह सकते हो फाइव फंडामेंटल्स, जो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इन चीजों को हम पढ़ लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह फिर हम इसकी रिकॉर्डिंग पर आएंगे कि कैसे आपने इनको रिकॉर्ड करना है। अभी तो जस्ट हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ये जो हमने सेल्स पढ़ी है, हमने ये देखा है ना कि भाई इसमें सेल्स का वर्ड आ रहा है, इसमें अकाउंट रिसीवेबल का आ रहा है, अकाउंट्स पेबल का आ रहा है। तो ये जस्ट आपके पास टाइटल ऑफ अकाउंट्स है, ये फी इनकम है, इस नाम से रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्डिंग करनी कैसे है, उस प्रिंसिपल का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो वो रूल आपको समझाया जाएगा जब आपके ये फाइव हेड्स ऑफ अकाउंट समझा दिए जाए। ठीक है जनाब। तो इसके बाद फिर उस पर आएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। फिर फंडामेंटल्स को आप पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद हम प्रिंसिपल देख लेंगे, कौन से प्रिंसिपल के तहत ये रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। लिखना तो नहीं है कुछ? ये बस इनकम नहीं है। इसे जो अमाउंट बोर्ड टू क्रेडिटर्स है सब लायबिलिटीज का बताया। तो ये क्रेडिट्स यहाँ पे क्या है। हम्म। क्रेडिट्स का मतलब क्या है यहाँ पर अकाउंट। जिससे आपने पैसा लिया है, लिया पैसा। उनको पैसा हमने दिया हमने उन हमने उनसे कर्ज के तौर पे लिया ना, वापस अदा करना है। हाँ, तो हमारे पर वो हो गई है ओड है, ओड जिम्मेदारी है वापस अदा करने की। ओन का मतलब आपका है पैसा, ओड किसी और का है, आपके ऊपर कर्ज है। इसी तरह एसेट में भी याद रखना, हमने बात करी थी ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिजनेस में ही इस बिल्डिंग को ओन करती हूँ तो मेरे लिए एसेट है। अगर मैंने किराए पे लिया हुआ है, किराया है तो मेरा तो नहीं है, ऑनरशिप मेरी नहीं होगी। मैंने उनसे इजाजत ली है पढ़ाने की, ये सिस्टम मैनेज करने की, लेकिन तो फिर क्या होगा, तब मेरे लिए एसेट नहीं कहलाएगा, कुछ और कहलाएगा, मेरे लिए एसेट नहीं कहलाएगा। सही है। ये लायबिलिटी कहला सकता है राइट। ये तब जब आप इसकी सर्विस लो, भाई मैंने 31 मार्च तक इसकी सर्विस ले ली, अभी रेंट नहीं अदा करा है, तो मेरे रेंट पेबल, वही एक्रूड एक्सपेंसेस वाली कहानी है ना। तो इस चीज को समझ के चलना कि आपके लिए कौन सा एक्सपेंस है, कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सी क्या चीज है। हम एक्सपेंसेस को जब समझेंगे ना तो कुछ नुक्ते नजर आएंगे, 5 पॉइंट्स आएंगे उनको समझने के, तो वो थोड़ा डिटेल है, इसलिए मैं अभी नहीं कवर कर पा रही। तो मुझे थोड़ा सा ये समझ तो आ गया मगर ये जो आपने बताया अक्रूड एक्रूड। एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं लेकिन उसकी अदायगी नहीं हुई है। अदायगी सही है हम्म। मतलब हमने सर्विसेज दे दी है और हमें रिसीव नहीं हुआ पेमेंट वो अनर्न क्या है। वो अनअर्न्ड कहलाएगा। अनअर्न्ड वो जो आपने अभी एडवांस में ले लिया है, लेकिन उसकी आपने सर्विस नहीं दी है। सही है। मैंने एडवांस में आपसे फीस ले ली है लेकिन पढ़ाया नहीं है अभी तक, तो मेरे लिए क्या है, अनअर्न्ड है। एक्रूड एक्सपेंसेस के लिए लिखा जाता है, दिख रहा है ये, क्या लिखा जाता है, एक्सपेंसेस या एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड but not yet paid, but not yet
पेड, अभी तक अदायगी नहीं हुई भी है। इनका जो होता है मतलब हो गई है, पेमेंट हो गई है, हमने कर दी पेमेंट जाके। पेमेंट नहीं हुई, एक्सपेंस हो चुका है, एक्सपेंस इनकर्ड मतलब एक्सपेंस हो चुका है। हो चुका है सर। बट नॉट येट पेड, अभी तक, येट का मतलब अभी तक पे नहीं हुआ। सही। और अनअर्नड, लफ्ज से जाहिर है ना, अन अन अभी अर्नड नहीं हुआ। ठीक है, यानी पैसा लेने को सिर्फ आप अर्निंग नहीं कहते हो। अर्न कब कहोगे, जब तुम उसको सर्विस दे दो या फिर तुम उसको सेल कर दो गुड्स। तो जब तक अगर तुम ये दोनों काम में से कोई एक काम नहीं कर देते या दोनों काम नहीं करते, तब तक जो तुम्हारे पास अमाउंट आई है वो तुम्हारी इनकम नहीं कहलाएगी। सही है। सही। ठीक है। अच्छा जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ऑफिस।